नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। भरतपुर के पूर्व सांसद एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पंडित रामकिशन शर्मा काफी लंबे समय से ईडब्ल्यूएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आयु और फीस में छूट प्रदान की और संविदा कर्मचारियों को स्थायी व भरतपुर जिले का विकास, किसानों को पानी की समस्या जैसी कई परेशानियां बताई। साथ ही उन्होंने लोगों को इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने का भी आश्वासन दिया। इसी को लेकर मरुधर बुलेटिन के संभाग प्रभारी घनश्याम शर्मा से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने सभी बातें बताई। पंडित जी जय माता दी। मैं भरत संभाग प्रभारी मरुधरा बुलेटिन संभाग प्रभारी घनश्याम शर्मा आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं भरतपुर के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन जी से। भरतपुर जिले की हर तहसील में, कुम्हेर में, डीग में, कामा में, पहाड़ी में, गोपालगढ़ में, रूपवास में, बयाना में, भुसावर में जगह जगह मीटिंग करने के बाद लोगों को फिर हमने कहा कि इस आंदोलन में सहयोग करो। और उसके बाद फिर कई बार हमने महिलाओं को अगर इकट्ठा किया तो उसका धरना रखा कलेक्ट्री के सामने। एक बार हमने अर्धनग्न लोगों का प्रदर्शन किया, उनका वो आंदोलन चला। ये सारे आंदोलन चल रहे थे। तब उस बीच में सरकार की तरफ से जो एक कमीशन बना हुआ था उसके सचिव आए हमारे पास, रिटायर्ड जज थे। तो सर्किट हाउस में वो जज साहब आए, उन्होंने कहा कि आप बताओ आपकी मांग क्या है। हमने उनके सामने बताया कि हमारी ये मांग है, बीजेपी ने वायदा किया, इस वायदा को पूरा करो। उन मांगों को लेकर वो समझ के चली गई। उसके बाद महीना 2 महीना बाद में फिर उनके दफ्तर में जाके मिला और मैंने कहा आपने इसमें क्या किया। तो उन्होंने कहा देखिए आरक्षण देना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आरक्षण का लाभ जो लोगों को मिलता है वो लाभ आप लोगों को मिल जाए। उनसे तो ये बात चलती रही। इधर जब हमारा एक अंतिम धरना सा चल रहा था तो उस समय सबसे बड़ा सवाल था उम्र का, कि उम्र के जो अंतर है वो बड़े हो रहे हैं लोग। तो उस वक्त चतुर्वेदी विभाग के न्याय मंत्री थे, उनका टेलीफोन आया और उन्होंने कहा हमने उम्र 40 साल कर दी है। वो अरुण चतुर्वेदी को मानता थी। और उसके कुछ दिन बाद सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर ये सारी बात है जो आरक्षित वर्ग के लोगों को मिलती हैं उनको बिना नाम लिए उन्होंने तय कर दिया कितने % जो नंबर लाएंगे लड़के को उत्तर मिलेगा, कितना % ब्याज का पैसा मिलेगा, 4% में पैसा मिलेगा बिना गारंटी के। इसी प्रकार से 2.25 अरब करीब रुपया वजीफा कर रख दिया उन्होंने। वो करीब सारी मांग रखी। उनमें से अब केवल हमारी एक मांग रह गई थी। हम लोग ये मांग और कर रहे थे महिलाओं को आरक्षण दो। तो कांग्रेस वाले भी इस मांग को स्वीकार करते और बीजेपी वाले स्वीकार करते हैं। और आज तक ये दोनों पार्टी वायदाखिलाफी करती हैं। जब सरकार में आती हैं तो वो पार्टी वायदा अमल नहीं करती और विरोध में होती तो उसकी मांग करती है। तो आज भी हमारी मांग है कि महिलाओं को पूरा आरक्षण दो। और इस आंदोलन की वजह से या अपनी वजह से कुछ भी सही, इस बीच में सरकार ने 10% आरक्षण भी दे दिया केंद्र ने। और केंद्र सरकार ने जो आरक्षण दिया था उसमें उन्होंने कुछ शर्त लगाई थी और वो शर्त कुछ ऐसी थी कि उन शर्तों के आधार पर नहीं मिल सकता था। इस संबंध में फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला और मैंने उनको लिख के भी दिया, वाट्सएप पर भी उसको सूचना दी और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसे करता हूँ। नतीजा ये है कि उन्होंने उस बात को कर दिया। और आज स्थिति है कि उस आंदोलन की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ हमारी वजह, पर उन्हें अपनी वजह से सही और सारी सुविधाएँ जो आरक्षित वर्ग के लोगों को मिलती हैं वो आज सरकार ने दे दी है। इसके लिए सरकार को इसमें राजस्थान गहलोत सरकार के कुछ मंत्रियों ने आपका संग दिया? नहीं, मंत्री से हमारी बात ही नहीं हुई। बात मुख्यमंत्री से हुई, मुख्यमंत्री और उनसे चतुर्वेदी से अरुण चतुर्वेदी से घर पर बात हुई। वैसे मिलते रहे और टेलीफोन से संबंधित मंत्री हुई थे, उनसे बात हुई थी। और मेरी वैसे एक आध बात जो दिल्ली में बात हुई थी सुषमा स्वराज से हुई थी, क्यों वो हमारे साथ रही हुई थी। हमारी पार्टी का शिकायत की वजह की हम तुम्हारे 14% आरक्षण का भागीदारी कुछ करते हैं तो हो सकता है उनने अपने स्तर पर बात की नहीं कर सकता। और ये भी हमारी बात हमारी तो इसमें पंडित जी आपके प्रयासों से और गहलोत साहब के प्रयासों से किसानों को 10% आरक्षण और उम्र में
वो मिल गई है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जिला कलेक्टर के जो लोग हैं, वो उनको तो घास ही नहीं डालते। वो जाते अरे ऐसा नहीं, तू यहाँ से नहीं है, वहाँ से बनवा के ला, तेरी पत्नी वहाँ से है, तू वहाँ से बनवा के ला। इस पर भी तो आप प्रकाश डालो कि इन पर अंकुश लगे। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता, पर जैसे आमदनी का सर्टिफिकेट ये मैंने एसडीओ को, पहला एसडीओ था उसने नहीं बनाई थी। ये बात मैंने उससे कही थी गर्व से, तो तुम इसकी बात करो तो बात करो, तो सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। आज भी यही हाल है, नहीं बना रहे। तहसील से भगा देते हैं, अरे तेरा ये नहीं है। अरे मैंने कि तुम मांग कहीं रहे हो, जब सरकार ने ये कह दी कि आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अरे आप तो माँ शादी हुई है, माँ से लेके आओ। हाँ ये पता। अब ये जो तुम्हारा ड्राइवर है जी, पंडित जी, जब शादी हो गई और उसका विवाह पंजीयन यहाँ हो गया तो मासिक मतलब क्या है? नहीं ये इसको सही बात है। देखो इसको इसीलिए नहीं दिया कि इसको ससुराल से लाओ, तो मैंने ये मामला उन तक पहुँचा दिया। अब इन दिनों मेरी घरों से साल भर से बात नहीं हो रही है, मैं खुद ऐसी स्थिति में फंस गया। एक बार बात करो, जिला कलेक्टर को बुला के भी। नहीं, जिला कलेक्टर नहीं, पूरे राजस्थान समस्या। हाँ, ये जिला कलेक्टर भी नहीं है, पूरे राजस्थान में यही। और महेश जी ठीक है, पूछते रहते थे आपसे। लोगों को जो परेशानी हो रही है वो आप आए दिन ये कहते हैं अरे यार क्या दिया, कुछ नहीं दिया, बनता तो कुछ है नहीं, हवा में उड़ाते हैं राजनेता। तो इस पर आप बात करें। बात करो, बिल्कुल करो। धन्यवाद पड़ेगा। अब जो ये आपकी बात है, इनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। इनसे तो एक दिन यहाँ शादी में आए थे, महेश जोशी से मैंने कुछ भी कहा था पानी आंदोलन की में, उस पर तुम कुछ करो, तो उन्हें शायद ध्यान दिया नहीं दिया। अब आपकी जनता के लिए और किसानों के लिए क्या मांगे हैं? देखो हमारी एक मुद्दा भी खत्म है। अब अगर इसमें गुंजाइश है तो एक तो महिलाओं को, तो एक ने 14% की बात की है, 10% की बजाय के 14% करें, ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। पर इन्हें 10 क्यों किया है, इसका एक कारण हो सकता है कि जातीय गणना हो रही है देश में, उसे कर नहीं रहे, तो हो सकता है उसमें इनकी कुछ शक हो। पर हमारी मांग तो फिलहाल ये महिलाओं का अवसर, तो ये मुद्दा तो है ये। अब असल मुद्दा है भरतपुर में आज की तारीख में बेरोजगारी। आज की तारीख में भरतपुर में 70,000 लोग बेरोजगार हैं, 70,000 नौजवान बेरोजगार हैं, कोई काम उनके पास है नहीं। कोरोना के पहले की हालत है, कोरोना के बाद तो पता नहीं और कितनी बेरोजगारी हुई है, कि कौन के काम बंद हुए हैं। एक तो हमारी मांग ये है कि भरतपुर जिले में जो पहले कारखाने थे, उन कारखानों की स्थिति के बराबर यहाँ औद्योगिक वातावरण पैदा किया जाए। और वो जो अब ये कर क्या रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने से क्या फ़ायदा, जब तक उनमें उद्योग लगे नहीं। आज जैसे घोषणा हो रही है, कह रहे हैं साहब ने घोषित कर दिया, तो घोषित करने से पता था कौन पताऊ लगाने वाला, किसी को रोजगार मिला नहीं हुआ। असल में यहाँ कोई विशेष पैकेज देना पड़ेगा इस जिले के लिए किसी मुद्दे पर, और वो ये करना पड़ेगा कि इस जिले में अगर कोई कारखाने लगाएगा तो उसको ये लाभ मिलेगा। ऐसा कुछ ये करेंगे जब तो कुछ कारखाने वाले आएंगे। उद्योगपतियों को अशोक गहलोत जी बुला के भरतपुर की भौगोलिक स्थिति को समझाते हुए और कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन दें जब तो उद्योग लगेगा। और दूसरा जो मामला हमने उठाया था वो ऐतिहासिक मामला है पानी का। जी 2007 में ये मामला उठाया, और उठाया कैसे कि पांचना बंद में पानी आता था। ये पांचना बंद जब बना था तब मैंने इसका विरोध किया था। और विरोध क्या किया था, मैं लोगों को समझाया था कहीं ऐसा नहीं हो। एक में जब मैं चुनाव था जी, तो मैं गया एक टीम, और एक टीम में उस समय रोशन लाल जी सरपंच थे, पंडित रोशन लाल जी। उन्होंने कहीं पंडित जी हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी यहाँ बंद करा, क्यों उस समय पानी भरा रहता, पैदा होती नहीं थी। तो मैंने उनको समझाया तुम गलत हो, हर साल पूरी ऐसी हो गई, हो सकता है सूखा रह जाए। उस समय तो खैर लेकिन दबाव इतना था कि हमने भी विधानसभा बंद बनाया, लेकिन उस समय हमने बंद बनाया था बाढ़ नियंत्रण के लिए, हम लोग रहे नहीं। तो उसके बाद इस
बंद को कर दिया सिंचाई के लिए, और सिंचाई के लिए करने के नतीजा हुआ गंभीर में जो हमारा पानी आता था वो पानी भी खत्म हो गया। तो ये 2007 में कैसे आंदोलन चला, क्यों शुरू किया हमने, वो इसलिए किया था कि किरोड़ीलाल मीणा ने ये ध्यान दिया था कि अगर भरतपुर को पानी दे देंगे तो मैं इस बंद में कूद जाऊंगा। तो मैंने एक मजाक किया था दिगंबर सिंह बहरा से कि तुम कूदना मत, पर तुम भी पत्थर लेके चले जाओ, खाते हम भी कूदेंगे। खैर वो तो रहा मजाक। फिर मैंने समझा हम कितना ही कोशिश कर लें पानी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका दबाव ज़्यादा है। वहाँ कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि गंभीर के पानी को भरतपुर को दो, लेकिन पानी मिलने वाला नहीं। तो 2007 में मैं यहाँ ही बैठा था, ये धनकर आए एक्सियर, और उन्होंने कहा कैसा हरी सिंह जी से तो मैंने बात कर ली है, इस मामला में कोर्ट में ले जाओ। मैंने कहा देखिए कुछ भी नहीं हुआ कोर्ट में, आप ले जाओ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। पर मैंने उसी दिन अखबार में खबर ये छपी थी, कोटा बैराज खाली करने के लिए 14 मोरा खुल दिए, और वो पानी इतना आया है बाढ़ की स्थिति बन गई। तो ये बात मेरे समझ में आई कि इसमें क्या हो सकता है। तो फिर हमें एक समझ पैदा हुई कि इस पानी को अगर गंभीर में डाल दिया जाए तो भरतपुर की समस्या का अपने आप हल हो जाएगा। ये विचार तो मेरा आ गया। उसके बाद मुझे आज तक याद है आपने करौली से उसको डाइवर्ट करने के लिए, हाँ नहीं ये तो हो गया है। तो क्या हो गया कि गुजर आंदोलन चल रहा था, उसमें विरोधी दल के नेताओं बुलाए थे, तो वसुंधरा जी ने अध्यक्षता की। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो वसुंधरा जी मेरे पास आ गई, बताओ कोई बात हो। तो मैं देखिए बात ये भरतपुर में हमारी सब नदियाँ ख़त्म हो गई और भरतपुर में पानी है। ये जो पानी है कोटा बैराज डाला, इसे हम बताते हैं गंभीर की बात डालें। वसुंधरा जी ने कही मैं इसे सोच के जवाब दूँ, तो सही बात है, वो अचानक हो रही पता नहीं था क्या जवाब दे। उनके बाद ये मामला मैंने चिट्ठी लिखी 7 तारीख को, फिर लिखित में उनको दी उनके दफ्तर में, और उन्होंने अपनी चिट्ठी दी सुनीता अरोड़ा को, जो आजकल वो है उस समय के सचिव थे, उनको चिट्ठी दी। और उन चिट्ठी के आधार पर इस पर काम शुरू हुआ। थानवी साहब जो यहाँ सेक्रेटरी वो थे, कलेक्टर सिंचाई सचिव हो गए, तो उनने मीटिंग बुलवाई इस पानी में। मैं खरतूम ले गया, मदर गया, खरतूम ले गया, तीनों गए, और हमने कहा कि ये पानी हमें दे सकते हैं। इंजीनियर ने कहा पानी कहाँ है, फिर कोई बात चली। फिर दूसरी मीटिंग सर्वे हुआ, सर्वे होने से पहले कहा हाँ पानी है, पानी दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी मीटिंग जब शुरू हुई तो गुजरों का आंदोलन चल गया, मीटिंग हो नहीं पाई। फिर इस बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई अड़ंगा लगा दिया, और उन्होंने कहा कि अगर चंबल के पानी को देंगे तो मगरमच्छ मर जाएंगे। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आ गया। अब ये आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं। फिर भी हम लगे रहे। तो फिर वहाँ जो एक अफसर जिनको नियुक्त किया था, उन्होंने कहा आपको हम सीधा पानी तो नहीं दे रहे हैं, पर हम एक योजना बना के भरतपुर को पानी दे रहे हैं। हमने कहा हमें तो पानी चाहिए, आप कहीं से दे दो, हमें उससे क्या ले जाए। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने जो आंदोलन चलाया है उसकी वजह से 13 जनों को पानी मिला है, या उनका पहले विचार था, पर यह तय बात है कि हमारे आंदोलन से उसको बल मिला विचार को, और विचार जनता ये पूछना चाहती है ईस्टर्न कैनाल क्या है? जो आपने ये रखा है कि ईस्टर्न कैनाल से अगर केंद्र सरकार मदद करती है तो भरतपुर में पानी, बाणगंगा भरतपुर नहीं, बाणगंगा गंभीर में जो पहले जितना पानी आता उससे ज़्यादा पानी आएगा अगर ये योजना मंजूर हो जाए तो। गहलोत साहब ने जो अभी पैसे दिए हैं आपके पहल पे, नहीं तो हाँ, तो इस पर कितना काम कितने दिन में भरतपुर को लाभ मिल सकेगा? भरतपुर को लाभ तो जब मिलेगा जब पूरी योजना मंजूर हो जाएगी। हालांकि 3 चरण में पूरी हो रही थी, तो हमने पहले चरण में भरतपुर रखवा लिया है। इसमें योजना में पहले चरण में भरतपुर रखवा लिया है, और उसका एक हिस्सा धौलपुर में भी काम भी कर रहे हैं। अब इस वक्त काली सिंध पे बैराज बन रहा है। काली सिंध पे इन्हें 3 अरब 20 करोड़ रुपये दिए हैं या साल, तो बैराज बन रहा है। धौलपुर में 70-80 करोड़ का काम हो रहा है, और एक ईसरदा और बीसरपुर लिंक जो इसी योजना के शामिल है उस पर काम हो रहा है।
अब ये केंद्र सरकार जब तक से राष्ट्रीय योजना मंजूर नहीं करेगी, अकेले राज्य सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती। और राज्य सरकार का हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, तो बाई चांस उस दिन इनका टेलीफोन आया। मैं चल रहा था दिल्ली में गाड़ी में, मैंने कहा आप कहाँ हो? मैं दिल्ली। अरे मैं भी दिल्ली में हूँ। बधाई है, आप तो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे मैंने बात की। उनके कहाँ मिल सकते हैं? मैं कहा जोधपुर हाउस नहीं, तो इनका कोई बार रूम बना हुआ था। वहाँ मैं ये इंदल और मोहन सिंह मेरे साथ थे, मुलायम सिंह से मिलने गए थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो वहाँ बैठे और उनसे मैंने एक ही बात कही कि देखो आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, ऐसा मत करना कि पुरानी सरकार के अच्छे काम को भी आप रोक दें। उनके क्या मतलब? फिर मैंने इस योजना बताया, उन्हें इसका ज़्यादा पता भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं रोकूंगा। हमने उनको 3 बात बताई थी, एक बिजली की बताई, शराब की बताई, चीज़ की बताई। उन्होंने उसी दिन मेरे सामने टेलीफोन किया और उसके बाद राज्य सरकार निरंतर ही कोशिश करती रही कि इसे राष्ट्रीय योजना मंजूर कराओ और अपने हिस्से का काम हमने शुरू भी कर। भरतपुर में बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपने पास ऐसी कौन सा जगह है कि जहाँ उद्योगपति आए और उद्योग धंधे स्थापित कर सके? देखो ऐसा है, इसमें क्या गहलोत सरकार को पहल करनी चाहिए? नहीं, असल में पिछली गहलोत सरकार ने खटौटी गांव में फूड प्रोसेसिंग सेंटर मंजूर किया था, फूड प्रोसेसिंग सेंटर, और वो सारे राजस्थान के लिए था। अगर वो सेंटर शुरू हो जाता तो हजारों लड़कों को ट्रेनिंग लेकर वो काम के मौके मिल जाते। अब वो बीजेपी की सरकार आ गई, उनने उस काम को किया नहीं, और इस सरकार ने भी अपना वायदा 3 साल है कि इसको अमल नहीं किया है। तो हमने अब दोबारा इस मुद्दे को फिर उठाया है कि उस सेंटर को आप शुरू करो। अगर वो सेंटर शुरू हो जाए तो एक तो उसमें ट्रेनिंग मिलेगी, एक उसमें 5 तरह के व्यापार होंगे। एक तो तरीका ये है कि उसे विकसित किया जाए, दूसरा ये है कि जोरहेड़ा कि जनता पार्टी के टाइम में मैंने वहाँ बनवाया, जोरहेड़ा, और वो इसलिए बनवाया था कारखाने जा रहे थे भिवाड़ी में और दिल्ली के पास पड़ता था। हम लोग रहे नहीं और वो मामला भी इन्हें ख़त्म कर दिया। तो एक तरह का ये जोरहेड़ा को ऐसा विकसित किया जाए कि अलवर में जो सेचुरेशन हो गया है कारखानों का, वो कारखाने इधर आ सकते हैं। और इधर सरकार को भरतपुर जिले में कौन सा उद्योग पनप है उसके लिए विशेष पैकेज दिए। जब उद्योग लगेंगे, खाली इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने से तो कोई आने वाला है नहीं। इस सरसों का एक उद्योग है जो अपने हिसाब से चल रहा है। बाकी बेरोजगारी मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ स्पेशल जोन बना के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाए। तुम भरतपुर में लगाओगे तो तुम्हें ये लाभ। ये NRHM कर्मचारी जो 20-20 साल से 200 रुपया पर डे के हिसाब से 24 आवर्स कोरोना में जो काम किया है, इनको स्थायी करने के लिए गहलोत सरकार का अपने चुनाव में वायदा था, उसको वो पूरा नहीं कर रहे। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त आपने अखबारों में पढ़ाई 10-12 दिन पहले मिली भी है शायद गहलोत से, या कोई ज्ञापन दिया है। अब इस मामले को इतना बड़ा मामला है सारे राजस्थान सारा, तो मैं अकेला कुछ नहीं कह सकता, पर इसकी स्टडी करके और जैसे हमने दूसरे आंदोलन चलाए, इस तरह का आंदोलन चलाने में हम मदद कर सकते हैं। पर आज मैं इसके जवाब इसलिए नहीं दे सकता, इसमें और जिलों के लोगों को भी मुझे थोड़ा सहयोग। ये NRHM राज्य सरकार के एक मंत्री बोलते हैं सिर्फ अलवर के। अच्छा, भरतपुर के सौंदर्यीकरण पे थोड़ा विचार डालें साहब। भरतपुर की देखिए, भरतपुर की सबसे बड़ी समस्या तो है सुजान। अब वैसे तो ड्रेनेज के लिए 200 करोड़ रुपया कोई आए हैं, अब इसका सदुपयोग हो, सुधार तो इससे भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सुधार आज भरतपुर की ज़रूरत है सुजान गंगा। और आज सुजान गंगा नहीं रही, वो तो नरक गंगा बन नहीं, आत्महत्या करने का वो बन गई है। आत्महत्या करनी हो। पंडित जी, अभी आपने जिक्र किया था कि आज़ादी के बाद भरतपुर का सौभाग्य है कि 7 विधायक कांग्रेस के हैं, और इसमें अगर इस सुजान गंगा का काम नहीं होता है, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अगर हमारी भरतपुर की बेरोजगारी की समस्या और पानी की समस्या, ये तीनों समस्या अगर अब हल नहीं हुई तो आगे हल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सबके सब लोग कांग्रेस के हैं। ये बहाना नहीं कर सकते कि आप हमारी मदद। नगर पालिका इनके पास, नगर निगम इनके पास, 7 विधायक, 3 मंत्री रह लिए, इससे ज़्यादा भरतपुर का भी कुछ मिलेगा भी नहीं। कभी भरतपुर में ऐसा मौका नहीं आया है। राज बहादुर जी बहुत ताकतवर थे, तो हम भी बहुत ताकतवर थे उस समय।
तो वो बहाना करते थे हम विरोध में नहीं होते हैं, हम उनका वो करते थे। आज स्थिति है कोई तो इनके विरोध में नहीं है। बीजेपी यहाँ है, लेकिन बीजेपी भी कोई ऐसी शक्तिशाली नहीं है कोई अच्छे काम को विरोध करे। अब ये तो इनकी जिम्मेदारी है और इनकी सफलता इसी पर आंकी जाएगी कि सुधार का काम कुछ काम हो जाए। इस सातों विधायकों को बुला के आप मुख्यमंत्री जी से बात करें भरतपुर के विकास के लिए। देखो मुख्यमंत्री ये सब समझदार है, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। क्या कहते हैं? नहीं, जब सुभाष गर्ग का स्वागत हो रहा था तो मैंने कही भैया स्वागत तो मैं कर रहा हूँ, धन्यवाद जब दूंगा आप कुछ करके दिखाऊंगे। बात मैंने कही दी थी। दुष्यंत सिंह जी जब बने मंत्री आए थे, बताए थे, मिलने हुए आए थे। मैंने उनसे कहा था, भजन लाल से कहा था, ये अब क्या समझ रहे हैं कि अपने क्षेत्रों में जैसे कोई कॉलेज खुल गया, कोई डिस्पेंसरी अपग्रेड हो गई, तो उनको कहते हैं हमारी बड़ी उपलब्धि है। वो भी है, मैं उससे इनकार नहीं करता, उनका भी महत्व है। अगर अस्पताल सुधार हुआ उसका भी महत्व है, लेकिन असली महत्व यह है कि पानी और रोजगार, ये दो चीज़ जब तक नहीं होंगी तब तक ज़्यादा इनका मंत्री। बेरोजगारी और किसान खुशहाल नहीं होंगे, ये नहीं होगी जब तक इसका कोई मतलब। हम बात कर रहे थे भरतपुर के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता पंडित रामकिशन जी से। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।